Hello everyone, welcome to class 3 of UPSC PFO फॉर अकाउंटिंग। इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेन की पॉइंट्स रहेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार आते हैं एमसीक्यू में। सो जो इनिशियल 10-12 कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, उसमें से कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एंटिटी से। एंटिटी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एंड जस्ट रिवाइज करने के लिए, एंटिटी इज एनीथिंग जो अपने हिसाब से खुद एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकता है एंड वो अलग से आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। यहाँ पे हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अकाउंटिंग एंटिटीज एनी आइडेंटिफाइबल इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट इज समथिंग जो अपने हिसाब से कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकता है। फिर देखते हैं कि अकाउंटिंग एंटिटी को यहाँ पे क्या कहा गया है। अकाउंटिंग एंटिटी में हमने मेजरली ये बताया है कि ओनर और उसकी एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोई प्रोप्राइटरशिप हो या कुछ भी, वो दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए हैं एंड उन्होंने एक कंपनी खोली ए एंड कंपनी, एक फर्म खोली ए एंड कंपनी एंड एक कंपनी खोली है ए लिमिटेड। अब ये तीनों अलग अलग अकाउंटिंग एंटिटी है। जब हम ये बोलते हैं कि ये तीनों अलग अलग अकाउंटिंग एंटिटी है तो इससे क्या मतलब होता है? इससे हमारा मतलब है कि मिस्टर ए की अकाउंटिंग अलग की जाएगी, ए एंड कंपनी की अकाउंटिंग अलग की जाएगी और ए लिमिटेड की अकाउंटिंग अलग की जाएगी। ऐसा एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए, इन्होंने 10,000 रुपये लगाए हैं ए लिमिटेड में। तो जब हम एंट्री करेंगे रियल लाइफ में, अगर आप सोचें तो मिस्टर ए ने अपने यहाँ वाले पॉकेट से, पर्सनल पॉकेट से पैसा निकाल के अपने कंपनी वाले पॉकेट में डाला, तो टेक्निकली ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ अपने पैसे निकाल के दूसरे जिसका जिसका जो मालिक वही है उसी में उसने पैसा डाला। लेकिन अकाउंटिंग के लिए क्योंकि ये दोनों मिस्टर ए और ए लिमिटेड अलग अलग हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मिस्टर ए की बनाई जाएगी तो उसमें हम लिखेंगे कि मिस्टर ए ने 10,000 रुपये दिए, किसी को एज अ लोन दिए या एज अ इन्वेस्टमेंट दिया। ए लिमिटेड की बुक्स में आएगा कि ए लिमिटेड ने या तो लोन लिया है या तो फिर किसी से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करी है 10,000 रुपये की। दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होगी एंड दोनों में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। खैर, अब आते हैं हम दोबारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। यहाँ से हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कम से कम 4 से 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर बार क्वेश्चंस में आते हैं, हर बार के एमसीक्यूज में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कर पाएंगे जिसमें पैसे वाली बात हो, जज्बात की अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी। रीजन रीजन सीधा सा है कि जब हम कोई सी भी अकाउंटिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वहां पे हमें उसके अगेंस्ट में वैल्यू देनी होती है। हम जज्बात की कोई वैल्यू उसके अगेंस्ट में प्लेस नहीं कर पाएंगे एंड इसलिए कोई सा भी इमोशनल ट्रांजैक्शन हो या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यूएशन ना की जा सके, जिसकी कोई वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू का कोई आइडिया ना हो, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। एंड इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो मेजरेबल है मॉनेटरी टर्म्स में। अगर वो नहीं है हम नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो हम अपने एंट्री में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एसेट्स खरीदी है, उसकी वैल्यू हमें पता है 50,000 रुपये की, हम एंट्री कर लेंगे। कुछ हमने कोई सामान बेचा, उसकी वैल्यू हमें पता है कि हमने 1.25 लाख रुपए की या 1,20,000 रुपये की कोई सामान बेचा, वो हम बुक्स में एंट्री कर लेंगे। कोई हमने खर्चे पेमेंट करे हैं, 25,000 का हमने पेमेंट करा है रेंट का, वो भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर लेंगे, उसको लिख सकते हैं बिकॉज हमें इन सब की वैल्यू पता है। इसके अलावा किस चीज़ की हम एंट्री नहीं कर सकते, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एम्प्लॉय बहुत उनका मोरल बहुत हाई है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बहुत लॉयल है कंपनी के लिए, जो कि मार्केट में ऐसा देखने को नॉर्मली नहीं मिलता है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारा, अगर फॉर एग्जांपल जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है या बहुत टैलेंटेड है, क्या उसकी हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं कि कितने रुपए का टैलेंटेड है? नहीं। उससे कितना फ़ायदा होगा हमें? एग्जैक्ट वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन। और इसीलिए हम उसकी, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं हो सकती, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे।
सिमिलरली ब्रांड रेपुटेशन पे, और अगर कोई हमारा एम्प्लॉय बहुत स्किलफुल है तो उसकी भी वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है, उस पर हमने क्या खर्चा किया, कितने का कॉस्ट आया, वो सब निकालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम उनकी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ की वैल्यू आपको मॉनेटरी टर्म्स में पता है उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर किसी की वैल्यू नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब अगला आता है, सेकंड कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब हम कंपनी चलाते हैं तो हमारा मेनली जो बेसिक अजम्पशन होगा या जो हम बेसिक बात समझ के चलते हैं वो ये होती है कि हमारी कंपनी बहुत लंबा चलेगी, बहुत पैसा बनेगा इससे, इसीलिए हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। और यही अजम्पशन हम जब अकाउंटिंग करते हैं उस कंपनी की तो भी यही लेके चला जाता है। बेसिक अजम्पशन होती है हमारी कि जो कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अपना ऑपरेशंस कंटिन्यू करने वाली है, कोई बंद करने का प्लान नहीं है। नो प्लान्स टू शट डाउन, कोई प्लान नहीं है बेचने का, कोई प्लान नहीं है वाइंड अप करने का। इन तीनों का मतलब है अल्टीमेटली कि हमें अपनी कंपनी अभी बंद करने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या आता है, आपकी जो भी अजम्पशन है, फॉर एग्जांपल वो कंपनी बिकने भी वाली है या नहीं बिकने वाली है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग में, ये मेन क्वेश्चन है। क्योंकि अभी अभी हमने बात करी थी कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे जो मॉनेटरी वैल्यू में हो। अब ये अजम्पशन कि हमारा कंपनी 10 साल चलेगा, 50 साल चलेगा या 100 साल, इसको पैसों में कैसे निकाल सकते हैं, इसका इम्पैक्ट कुछ चीज़ों पे आता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमने एक असेट खरीदा और वो अगले 10 साल, 20 साल या 50 साल हम उसको यूज करने वाले हैं, और उसके हिसाब से धीरे धीरे उसका खर्चा हम कम करते जाते हैं। जब हम ये मान के चलेंगे कि ये कंपनी 1 ही साल चलनी है तो उस केस में क्या हम डेप्रीशिएशन अगले 10 साल के लिए धीरे धीरे गिरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई मेंटेन ही नहीं करेगा, अकाउंटिंग कोई करेगा ही नहीं, तो उस टाइम डेप्रीशिएशन कैसे गिराएंगे? तो हमें जो भी डेप्रीशिएशन है वो उस दिन से पहले पहले करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, जिस दिन हम ये कंपनी प्लान कर रहे हैं या तो बेचने का, या हमें लग रहा है कि अगले 2 साल में अगर बिक जाएगी या बंद हो जाएगी तो अगले 2 साल में ही हम सारा डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी प्रकार प्रीपेड एक्सपेंसेस पे अगर हम आए, हमने कोई खर्चा प्रीपे कर दिया है, चाहे वो रेंट हो, चाहे हमने फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का हमने प्रीमियम पे कर दिया है एडवांस में, अगले 5 साल का इंश्योरेंस हमने पे कर दिया, लेकिन उसके 2 महीने बाद हमें ये लग रहा है कि ये कंपनी ज़्यादा चलेगी नहीं, अगले 1 साल में शायद बंद करना पड़ जाए। उस केस में आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि देखो मैंने आपको 5 साल का इंश्योरेंस दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 साल बाद मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, तो या तो आप कुछ एडजस्ट या सेट ऑफ करके कुछ मेरे को पैसे वापस कर दो। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो आपको सारे खर्चे अगले 2 साल में ही लिखने पड़ेंगे। अगले 2 साल में ही अपने प्रॉफिट में से या जो भी रेवेन्यू होगा उसमें से घटा के अपना नेट मार्जिन दिखाना पड़ेगा। सिमिलर चीज़ें आती हैं एक्रूअल्स के लिए। एंड एक और होता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये हमारी वैल्यूएशन को भी इम्पैक्ट करता है। कैसे? अगली स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदी है, मशीन ए, एंड ये आपने खरीदी है 10 लाख रुपए की। आपको लग रहा है कि ये 10 साल चलेगी, तो आपने क्या सोचा था कि डेप्रिसिएशन हर साल में 1 लाख रुपए ले लूंगा तो 10 साल में इसकी वैल्यू 0 तक आ जाएगी और खर्चे में जो हमारा इनकम है उससे भी धीरे धीरे करके पूरा निकल जाएगा। ये है नॉर्मल केस जब हम गोइंग कंसर्न में लेके चल रहे हैं। तो हर साल इसकी आप वैल्यूएशन क्या करोगे कि 10 लाख में से 1 साल बाद 1 लाख रुपए कम हो गया, 2 साल बाद 2 लाख रुपए कम हो गए, 3 साल बाद 3 लाख रुपए कम हो गए, ऐसे करके आप मशीन की वैल्यूएशन करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैपटॉप खरीदा, जो मेरे जिससे मैंने खरीदा ओनर से, उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है कि ये 10 साल चलेगा, हर साल में 1,000 रुपये, यानी कि ईयर 2 के एंड पे जब मैंने 2 साल इसको यूज कर लिया तो इसका 2,000 रुपये की वैल्यू गिर गई। अभी 8 साल और चलेगा तो कितने की वैल्यू रह जाएगी? 8,000 की। तो ये वैल्यूएशन हम कब करेंगे? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंपनी बहुत लंबा चलेगी। अगर हमें ये पता है कि ये कंपनी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगी तो फिर हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? उस वैल्यू पे जितने पे ये लैपटॉप हम मार्केट में बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 5,000, मार्केट में कोई 5,000 से ज़्यादा नहीं देगा, तो उस केस में हमें ये लैपटॉप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में केवल 5,000 पे रिकॉर्ड कर सकती है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा
ये लैपटॉप हमें उतने का ही फायदा दे सकता है। एक अगला पॉइंट आता है डिविएशन फ्रॉम गोइंग कंसर्न। हम मेनली ये मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी लंबा चलेगी, बहुत फायदा होगा, सारी चीजें। लेकिन क्या हो अगर आपको पता हो कि आपकी कंपनी बंद होने वाली है, या तो फिर उस पर कोई, या तो सरकार ने केस कर दिया है, या किसी कस्टमर ने केस कर दिया, या किसी भी एबीसी रीजन से अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारी कंपनी बंद होने वाली है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी क्या हम ये जाके बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारी कंपनी तो बहुत लंबा चलने वाली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अगर हम ये बात जाके मार्केट में इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को, या सरकार को बताते हैं कि हमारी कंपनी लंबा चलने वाली है, तो वो झूठ होगा। एंड हमें अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का, या कंपनी में हो रही सारी बातों का ट्रू पिक्चर देना होता है अकाउंटिंग के थ्रू। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम उस केस में मेंशन करेंगे कि गोइंग कंसर्न का जो अजम्पशन है वो सही नहीं है, हमारी कंपनी बीच में बंद हो सकती है, हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बैंकरप्सी बीच में हो जाए, अनसर्टेनिटीज हमारे ऑपरेशंस में हैं। हम ये बात सारी चीज़ें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे, ताकि कोई भी इंसान जो इस बात पे डिसीजन ले रहा हो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के कि हमें लोन देना है या नहीं, हमसे ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं, या हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, उनको सटीक जानकारी हो और वो अच्छा डिसीजन ले पाए। इसका क्या इम्पैक्ट आता है अकाउंटिंग में? जैसे लॉन्ग टर्म असेट्स जो हैं उसको हम उस रेट पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जितने पे हम उसे बेच सकते हैं, रीसेल प्राइसेस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम मेंशन करते हैं कि इसका बेसिस है लिक्विडेशन, हमने सारी चीज़ों को रीसेल वैल्यू पे हमने वैल्यू किया हुआ है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड हम नोट्स देते हैं, उसमें मेंशन करते हैं कि हमारी कंपनी को ये चीज़ से दिक्कत है, हो सकता है कि हमारी कंपनी बंद हो जाए। इसका इम्पैक्ट हमने देख लिया था कि वैल्यूएशन ऑफ असेट्स पे आ सकता है, और उसके बाद जो खर्चे हम जितना रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सब पे आता है इसका इम्पैक्ट अकाउंटिंग के टर्म्स में। प्रीपेड इनकम या एक्सपेंसेस, इन सब पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अगला देखते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेंटेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, जो ये नॉर्मल टाइमलाइन है वो क्या है, वो हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं या बनाने हैं वो एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होगा। इंडिया में ये टर्म डिफाइंड है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के लिए। एंड ये इसलिए टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि सारी कंपनीज के जब हम अकाउंटिंग्स या जो प्रॉफिट्स हैं उनका कंपैरिजन करें तो उनका कंपैरिजन इजी हो पाए विदाउट एनी गैप्स की ये बुक्स ऑफ, ये जो हमने प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट बनाई है वो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बनाई है, और दूसरी कंपनी जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च वाला है। टू एंश्योर कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सारी कंपनीज की अकाउंटिंग एक ही बेस पे हो रही हो, उसके लिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अगेन इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि सारी कंपनीज यूनिफॉर्मली एक ही पीरियड ऑफ टाइम का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करें एंड उसी दिन क्लोज करें। अगला आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? यहाँ पे अगर आप देखें तो सीधा सीधा कहता है कि असेट्स को कितनी कीमत पे रिकॉर्ड करना है या कितने पे सेटल करना है, इट इज बेस्ड ऑन कि कितना खर्चा हुआ था उसे एक्वायर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लैपटॉप लिया, 10,000 रुपये का लिया है, तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे 10,000 का ही रिकॉर्ड करेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं करेंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिसमें आप उसको ज़्यादा या कम पे रिकॉर्ड करते हैं, जब उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, जो अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डिफाइन करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। बट एज अ थंब रूल, एज अ बेसिक रूल, हमें ये याद रखना है कि कोई से भी एसेट की वैल्यूएशन या जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है तो वो उस वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है जितने पे हमने उसे खरीदा था। हिस्टोरिक कॉस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें, इट स्टेट्स की असेट शुड बी रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट
अमाउंट पेड टू एक्वायर और सेटल इट प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदा, उसको परचेज प्राइस है उसका 1 लाख रुपए, उसको लाने में आपको जो खर्चे लग गए ट्रांसपोर्टेशन का या बाकी सारी खर्चे, इंश्योरेंस या बाकी सारी चीजें, वो थी 10,000 रुपए। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड करेंगे उस असेट को? वो होगा 1,10,000 पे। ये होगी आपकी वैल्यूएशन कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। हालांकि अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल ऑफिस बिल्डिंग, आपने 2015 में फॉर एग्जांपल एक ऑफिस की बिल्डिंग खरीदी जो कि 2 करोड़ रुपए की थी। अब चाहे उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन 5 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए या 50 करोड़, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 2 करोड़ पे ही दिखाएंगे। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। सिमिलरली आपने कोई मशीन परचेज करी है जो कि 10 लाख रुपए का मशीन था, 50,000 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन में लग गए और 20,000 इंस्टॉलेशन में। आपके कितना खर्चा हुआ आपका मशीन अपने कंपनी में लगाने में? टोटल 10,70,000 रुपये। तो आप इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 10,70,000 रुपये ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी रीसेल वैल्यू पे नहीं। चाहे रीसेल वैल्यू 5 लाख रुपए की हो, चाहे 50 लाख रुपए की, आपको कोई मतलब नहीं है। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई फर्नीचर लिया किसी किराना स्टोर के लिए, जो हमने 50,000 रुपये का खरीदा था। चाहे आज उसकी रीसेल वैल्यू 20,000 रुपये हो, जो ऑब्वियसली फर्नीचर आप एक बार घर ले आते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। चाहे उसकी रीसेल वैल्यू कुछ भी हो, हम उसकी वैल्यूएशन कितने पे करेंगे? 50,000, माइनस कर देंगे कुछ डेप्रीशिएशन। आते हैं अगले उसमें, किस केसेस में हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट से डिविएशन ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि अगर आपने 50,000 का कोई सामान खरीदा एंड उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 1 लाख हो जाती है, 10 लाख हो जाती है, तो भी क्या हमें 50,000 पे ही उसकी वैल्यूएशन दिखानी चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? मेजरली यस, बट उसके कुछ डिविएशंस अलाउड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आपके लिए। बट जस्ट अगर आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखना हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन में भी अगर पेपर में भी अगर ट्रिकी हो जाए तो वो पूछ सकते हैं, तो उसके लिए एक बार देख लीजिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप स्किप कर सकते हैं। किस किस केसेस में हम डिविएशन कर सकते हैं कि सिर्फ कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? पहला, फेयर वैल्यू पे अगर हम मेजर कर रहे हैं उसको, कई बार हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या इंड एएस, हम देखेंगे आगे इंड एएस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर हमें ये बोलते हैं कि आप अपने असेट्स को रीवैल्यू कीजिए और नई वैल्यू जो मार्केट की वैल्यू है उसके हिसाब से अगर आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कीजिए, उस केस में हम कॉस्ट से डिविएट करते हैं, उसकी कॉस्ट पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर फेयर वैल्यू, यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू मेजर करवाया या हमने रीवैल्यूएशन करवाया हमारा, अगर कुछ हमें लग रहा है कि किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है, उस केस में हम इम्पेयरमेंट कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट यानी कि कोई चीज़ है आपने जो 10 लाख रुपए की खरीदी थी, आज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में वो 2 लाख रुपए का बिक रहा है। तो ये जो गैप है 6 लाख रुपए का, ये यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को ये दिखा सकता है, गलत इमेज क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हम उसको कई बार इम्पेयर करते हैं, उसकी वैल्यू गिराते हैं, 2 लाख पे लाते हैं एंड उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के, चाहे आप फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट करें, चाहे रिवैल्यूएशन करवाएं या तो फिर इम्पेयरमेंट करवाएं, इन सारी चीज़ों के कुछ रूल्स होते हैं जो इंडियास बताता है। आपके एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आप ये समझिए कि कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट से डिविएट कर सकते हैं। एक और होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट और नेट, जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, जो मार्केट में बेचने से मिलेगी, उन दोनों के लोअर पे होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का कोई इन्वेंट्री खरीदी और अभी आप मार्केट में जाके बेचें तो उसको 5,000 ही मिलेंगे, तो आप उसकी वैल्यूएशन केवल 5,000 पे करेंगे, 10,000 पे नहीं। खैर, इस पे हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, बिकॉज इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। हम इस पे क्वेश्चंस आगे देखेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या जिस दिन हमें एडवांस मिल गया उस दिन हमें रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए,
या जिस दिन कोई ऑर्डर हमें मिला उसी दिन हमें रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, या किसी और सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें देख के हमें रेवेन्यू बुक करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो मेथड है ये हमें बताएगा कि हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें एक यहाँ पे भी ये भी पढ़ना है कि अगर हमें किसी पार्टी ने कोई एडवांस दे दिया, वो क्या हमारा रेवेन्यू है? बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें देख के हमें ये पता चलता है कि अब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके हैं, सबसे पहले अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दुकान वाला जब भी मोबाइल बेचता है तो जब उसने मोबाइल अपने कस्टमर को हैंड ओवर दे दिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, तब उसका रेवेन्यू बुक कर सकता है। उसके अलावा उसे ये देखना पड़ेगा कि क्या पैसा हमें मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। कलेक्टिबिलिटी एश्योर होनी चाहिए। आप दुकान वाले ने आपको मोबाइल दे दिया, आपने उसको पैसे या तो दे दिए हैं या तो आप काउंट कर रहे हो, तो उसकी कलेक्टिबिलिटी एश्योर हो गई है, उसको पक्का पता है कि अब मेरे को पैसे मिल सकते हैं। रेवेन्यू मेजरेबल होना चाहिए। रेवेन्यू मेजरेबल का मतलब कितने रुपए का आप सेल्स कर रहे हो, कितने की वैल्यू है। अगेन ये मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे लिंक करते हैं कि उसकी रेवेन्यू हमें पता होनी चाहिए कि कितने का बिका है, तभी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर पाएंगे। अगला है परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। परफॉर्मेंस कंप्लीटेड नॉर्मली सर्विसेज के केस में होती है। जब आप गुड्स बेच रहे हो तो उसमें नॉर्मली परफॉर्मेंस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं तभी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है। एंड उससे रिलेटेड कॉस्ट जो भी हमारे हैं वो सारे मेजर हो जाएं। ये 5 चीज़ें हैं। अगर आप ये पाँचों चीज़ों को आपको लग रहा है कि हाँ, इस सिनेरियो में पाँचों चीज़ें जैसे ही फुलफिल हो रही हैं वैसे ही आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। अब दोबारा देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे देखना है। एडवांस के केस में सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या वो रेवेन्यू होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं एंड किसी ने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लिपकार्ट से आपने मिस्टर ए ने एक फ़ोन बुक किया, उसने एडवांस पेमेंट कर दी 10,000 रुपये की। लेकिन जब उसने एडवांस पेमेंट करी 10,000 रुपये की, जो क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से उसने पेमेंट करी, क्या उसी टाइम फ्लिपकार्ट रेवेन्यू बुक करेगा? नहीं। क्यों? क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है? क्या बायर को सामान मिल गया है? नहीं मिला। पहला पॉइंट ही नेगेटिव हो गया। इन पांचों में से कोई सा भी एक पॉइंट नेगेटिव हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए ये पांचों के पांचों पॉइंटर्स, पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उस केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होगा। यानी कि जब फ्लिपकार्ट को ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने पेमेंट कर दी, उस केस में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब आपको सामान डिलीवर हो जाएगा, तब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, बिल्कुल हो गया है। कलेक्टिबिलिटी अश्योर हो गई है, आपको पैसे ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके हैं, यानी कि कलेक्टिबिलिटी अश्योर्ड है। रेवेन्यू मेजरेबल है, बिल्कुल मेजरेबल है, उनको पता है कि उन्होंने कितने रुपए का सामान बेचा है। परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है, हाँ कंप्लीट हो गई है। कॉस्ट मेजरेबल है, हाँ कितने रुपए का सामान था, क्या खर्चा बनाने में लगा, या आपको डिलीवरी करने में कितना खर्चा लगा, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। तो इन केस ऑफ फ्लिपकार्ट, रेवेन्यू तब बुक होगा जब कस्टमर ने वो सामान रिसीव कर लिया है। सेकेंड थिंग, अगर कोई रिटर्न पीरियड है 5 दिन 10 दिन में, अगर वो सामान रिटर्न करता है, वो रिटर्न पीरियड एक बार जब ओवर हो जाए तो 100% रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये क्वेश्चन में भी आ रखा है इससे पहले। यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में ही आया है, शायद 23 में या 2019 में कभी आया था ये, कि गोल्ड माइनिंग अगर कोई कंपनी करती है तो वो लोग कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। रॉकी भाई की रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगी? 5 पॉइंट्स होते हैं, अगेन वही सेम पॉइंट्स। परफॉर्मेंस कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि गोल्ड माइन हो जाए और डिलीवरी हो जाए, कस्टमर को डिलीवरी मिलनी चाहिए। क्या पता बीच में रॉकी भाई का सामान किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो डिलीवरी नहीं होगी। तो उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, जब कस्टमर को सामान मिल जाएगा उसके बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। इसके अलावा क्या है? कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब वही है कि कस्टमर को सामान मिल गया है और वो उसे बेच या खरीद सकता है। कलेक्टिबिलिटी एश्योर्ड है, आपको पता है कि कितने रुपए आएंगे, आपको पता है कि सामने वाला पैसा देगा। वैसे तो रॉकी भाई से कौन ही गद्दारी करेगा, उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा।
रेवेन्यू कितने रुपए का है, पैसा फिक्स है कि कितने रुपए आने हैं वो सोना बेच के, एंड कितने रुपए की कॉस्ट थी, ये सारी चीजें आपको पता है, तो आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। यानी कि गोल्ड माइनिंग के केस में आप कब रेवेन्यू बुक करोगे, जब सामान डिलीवर हो गया है, जब कस्टमर ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो ये था रेवेन्यू रिकग्निशन का पार्ट। अब देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक पीरियड जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है ए, इसको बेचने का रेवेन्यू अगर आपने इस पीरियड में बुक किया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं ना, वो सारे आप इसी पीरियड में आप बुक करोगे। जितने भी खर्चे, चाहे वो आपने इनकर किए हैं या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। चाहे आपने हो सकता है कुछ खर्चे पिछले साल में ही 2023 में ही इनकर कर दिए हों, इसके जो सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, या हो सकता है कि थोड़ी प्रोडक्शन आपने पहले ही स्टार्ट कर दी हो। एक एग्जांपल लेते हैं बोइंग का। बोइंग प्लेन्स बनाता है और उसके प्लेन को बनाने में 4-5 साल या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो अभी क्या करेगा बोइंग की, 2021-22 में थोड़ा सा खर्चा करेगा, 22-23 में थोड़ा सा खर्चा करेगा, 23-24 में भी थोड़ा खर्चा करेगा, और 24-25 में भी थोड़ा खर्चा करेगा। सब साल में एक्सपेंसेस उसके तो रहेंगे ही, राइट। एक्सपेंस वो हर साल करेगा। यहाँ पे A रुपये खर्चा हुआ, यहाँ पे B रुपये खर्चा हुआ, यहाँ C, यहाँ D। लेकिन रेवेन्यू कब आएगा, जब पूरा बन जाएगा तब रेवेन्यू आएगा। यहाँ यहाँ रेवेन्यू नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीधा रेवेन्यू। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, हमें दो ऑप्शंस देता है। पहला कि या तो रेवेन्यू आप हर साल बुक करो थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं एक्रू करना, कि रेवेन्यू या तो आप थोड़ा सा एक्रू कर लो हर साल, ठीक है, या फिर आप एक्सपेंसेस को टोटल यहाँ जाके एक्रू करो। नॉर्मली जो हम तरीका अपनाते हैं वो रेवेन्यू एक्रू करते हैं, कि फॉर एग्जांपल मैंने 10% खर्चा पहले साल ही कर दिया टोटल एक्सपेंस का, और 1 करोड़ रुपए का एक प्लेन है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है 2021-22 में, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ का, 10% मेरा काम हो गया, तो 10% रेवेन्यू में इसी साल बुक कर दूंगा, यानी कि 10 लाख रुपए। प्रॉफिट इस साल का आ जाएगा 5 लाख रुपए। ऐसे ही मैं हर साल देखूंगा कि 2022-23 में फॉर एग्जांपल मेरा 20% का काम पूरा पूरा हो गया, तो उस केस में क्या करूंगा कि 20 लाख रुपए का रेवेन्यू मैं 2022-23 में करूंगा, खर्चे उसमें से माइनस करूंगा और नेट प्रॉफिट दिखाऊंगा इसका। अब दोबारा आते हैं कॉन्सेप्ट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब खर्चा उसी टाइम रिकॉर्ड करो जब उसका फायदा रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड मैच्ड विथ रेवेन्यू जनरेटेड। अगर कोई रेवेन्यू आपने 2022-23 में खर्चा किया है, कुछ इनकर किया है, एंड उसके खर्चे सारे के सारे आपने पिछले 2 साल 3 साल में किए हैं, तो रेवेन्यू उस पोर्शन का 10%, 20%, 50%, जितना भी आपने टोटल खर्चा पिछले सालों में किया है, वो सारा पिछले सालों में ही हमें बुक करना पड़ेगा। दोनों सेम साल में होने चाहिए। इसका शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस साल रेवेन्यू है तो इसी साल खर्चा आएगा, या तो फिर अगर इस साल मैंने कोई खर्चा किया है तो उतना रेवेन्यू मैं इसी साल बुक कर लूंगा, ठीक है। ये एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया हो बोइंग वाले से। अब आते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पे। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में जो भी चीज़ें पता हैं वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जो यूज़र्स, जो भी लोग आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपके क्रेडिटर्स हो जिनसे जिन्होंने आपको लोन दिया है या जिन्होंने आपको उधारी दी है, बैंक्स हो या कोई इन्वेस्टर हो, उन सबको आपके बिजनेस में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर उनको पता नहीं होंगी सारी चीज़ें, आपने 2 बातें बताई, 3 चीज़ें नहीं बताई हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में कोई बड़ा केस चल रहा है, या कोई बहुत बड़ा मेरे को घाटा होने वाला है जो मुझे आइडिया है एंड मैंने लोगों को नहीं बताया, तो वो लोग गलत डिसीजन ले लेंगे। गलत डिसीजन एज इन हो सकता है कि वो केस या वो घाटा समझ के कोई बैंक वाला मुझे लोन नहीं देता, या कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, बट क्योंकि मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई तो उन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या मुझे लोन दे दिया। ये गलती ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो,
इसके लिए ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है आपको अपने कंपनी, अपने ऑपरेशंस के बारे में जो भी चीज़ें पता हैं वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी होगी। द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ऑल मटीरियल and relevant information must be disclosed in financial statements and notes. For example इसका कि कंटिजेंट लाइबिलिटी हमने पिछले फर्स्ट क्लास में देखा था शायद, कि ऐसी कोई लाइबिलिटी या ऐसा कोई खर्चा जो आपको लगता है कि आगे हो सकता है, आपको लग रहा है कि हम कोई आगे केस हार जाएंगे, पेंडिंग लॉ सूट्स, वो हमें नोट्स में दिखाना है कि ये केस चल रहा है, हमें लग रहा है कि 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का खर्चा आ सकता है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आपने अचानक से अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया, जिस हिसाब से आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हो, कोई बेसिक अजम्पशन आपने चेंज करी, वो आप उसमें मेंशन करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि हमने ये चेंजेस किए हैं एंड उसका ये इम्पैक्ट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो मॉडल आपने चेंज कर दिया एंड उसके चक्कर में आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो आप उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन करोगे कि हमारे प्रॉफिट इस साल बढ़े हैं बिकॉज हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करी हैं, ना कि इसलिए कि हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है या कोई और रीज़न, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज की चेंज के चक्कर में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। हमें ये भी डिस्क्लोज करना होता है अगर कोई लीगल फाइल हमारे यहाँ पे हमारे अगेंस्ट में कोई फाइल हुई है तो। क्यों इम्पोर्टेंट है, अगेन हमने अभी देखा था कि लोगों को डिसीजन बनाना है कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं, हमें लोन दे या नहीं, या हमें उधारी दे या नहीं, या उनकी ज़िंदगी, फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयज़ को भी जानना होता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है, तो ताकि वो लोग अपना डिसीजन अच्छे से ले पाएँ, इसलिए हमें अपने कंपनी के बारे में जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं या बाकी सारी चीज़ें, वो पूरी तरह से डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। इसका अगेन हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के। मटेरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड, हमें बतानी ही होंगी ताकि जो यूज़र्स हैं, जो लोग हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो उधारी देना चाहते हैं, लोन देना चाहते हैं, वो अच्छे से वो डिसीजन ले पाएँ। नोट्स टू अकाउंट्स क्रूशियल हैं, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, वो डिटेल्स जो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट में हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है। अगर कुछ और चीज़ है तो वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई लॉ सूट चल रहा है, या हमें लग रहा है कि कोई अच्छा फ़ायदा होने वाला है या घाटा होने वाला है, या हम किसी नई कंपनी में या कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, वो चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, कि हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो वो हम छुपा के नहीं रखेंगे, सारी चीज़ें हम बताएंगे। लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेबी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये सारे जो रेगुलेटरी या अथॉरिटीज़ हैं वो हमें मेंशन करते हैं कि सारी डिस्क्लोजर्स, सारे इंफॉर्मेशन को आपको पास ऑन करना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अभी अभी हमने पढ़ा कि फुल डिस्क्लोजर, कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको आपके बिजनेस में के बारे में पता है, जो आपको लगता है कि यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, बैंक वाले के इस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है कि लोन देना है या नहीं, या इन्वेस्टर के इस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं, या किसी क्रेडिटर के या सप्लायर के इस डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है कि वो हमारे साथ काम करेगा या नहीं, तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट अभी हमने ये नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है कि आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देनी है जो यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नहीं देने बैठनी। फॉर एग्जांपल आपकी रिलायंस जैसे है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। फॉर एग्जांपल कोई दूसरी कंपनी है, उसका 1000 करोड़ का बिजनेस है। अब उस कंपनी ने क्या किया कि कोई 2000 रुपए की कुछ एम्प्लॉयज ने पार्टी करी और कंपनी ने वो पेमेंट करा, या कोई एक किसी कस्टमर ने 50,000 रुपए का उस पर लॉ सूट कर दिया है, केस कर दिया है कि तुम्हारे प्रोडक्ट के चक्कर में तो हमें बड़ी दिक्कत हुई है, तुम्हें 50,000 रुपए देने होंगे। तो क्या कंपनी ये 2000 रुपए का डिटेल दे या ये 50,000 रुपए के खर्चे का डिटेल देगी? नहीं। क्यों नहीं देगी? बिकॉज अगर आप देखो कोई इन्वेस्टर
एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाने जा रहा है जिसकी वैल्यू $10 ट्रिलियन है, या जो साल भर में 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है, क्या उसके लिए 2,000 रुपए या 50,000 रुपए इंपॉर्टेंट होंगे? नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इवन जब हम फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो भी खर्चे का या जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल यानी कि इतना बड़ा होना चाहिए कि यूजर्स के डिसीजन को इम्पैक्ट करे। अगर वो लोन देने वाला है तो इस बात को इम्पैक्ट करे कि मुझे लोन देना चाहिए या नहीं। कोई इन्वेस्टर के इस बात को इस डिसीजन को इम्पैक्ट करे कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। अब कोई 2,000 या 5,000 रुपए के लिए जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो जिसकी वैल्यू है से $10 ट्रिलियन, उसके लिए 2,000 और 5,000 और 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है उस डिसीजन को इम्पैक्ट करने के लिए। इसलिए ये छोटी छोटी डिसीजंस एक अकाउंटेंट या सीए जब अकाउंटिंग करते हैं तो उनको अपने जजमेंट के हिसाब से ये फिगर आउट करना होता है कि क्या ये अमाउंट या क्या ये ट्रांजैक्शन को इम्पैक्ट करेगी किसी चीज़ को या नहीं। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मटेरियल कॉन्सेप्ट स्टेट्स कि ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, हर वो चीज जो इम्पैक्ट कर सकती है डिसीजन को, विच कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर वो डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकती है वो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर कोई छोटी मोटी चीज है, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, यू कैन इग्नोर। फॉर एग्जाम्पल, इसके 50 लाख रुपए किसी नए सॉफ्टवेयर पे आपने खर्चा किया। इंपॉर्टेंट है, 50 लाख रुपए इज अ बिग अमाउंट। वो आपको दिखानी चाहिए कि हाँ, मैंने ये सॉफ्टवेयर पे खर्चा किया है एंड मुझे लग रहा है कि इसके चक्कर में कुछ कुछ मेरी कॉस्ट सेविंग्स होंगी। 10 करोड़ का कोई लॉ सूट है, आपकी कंपनी है, साल भर में 1,000 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, आप उस पे से प्रॉफिट कमाते हो से 50 करोड़, एंड 10 करोड़ का किसी कस्टमर ने आप पे केस कर दिया। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि टोटल आपका जो भी आपका सेल्स है उसका 1% है, या जो आपका प्रॉफिट है उसका 20% है, वो 10 करोड़। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई 500 रुपये स्पेंड किए स्टेपलर्स पे या कोई स्टेशनरी आइटम पे या किसी भी चीज़ पे, वो मटेरियल नहीं है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 500 या 1,000 रुपये का कुछ खर्चा हुआ हो। तो क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप इन्वेस्टर हो, आप डिसीजन ले रहे हो कि मेरे को अब 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं या नहीं, एंड आपको ऑब्वियसली आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि कंपनी के बारे में मैनेजमेंट क्या कहती है, मार्केट में क्या न्यूज़ है। तो जब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो आप डिसीजन ही नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको डिसीजन या वो जो उतनी सारे मटेरियल्स होंगे, उतना सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा, वो डाइसेक्ट करने में, वो समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड आपका डिसीजन बहुत डिले हो जाएगा, या शायद आप डिसीजन ना ले पाओ हर छोटी छोटी चीज़ पे अगर ध्यान दो तो। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके हो सकता है, जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करे, सिर्फ वही चीज़ें डिस्क्लोज की जाती हैं। अदरवाइज फाइनेंशियल्स बहुत क्लटरिंग हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, हर छोटी छोटी चीज़ का डिटेल देना बहुत लेंदी हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए वो चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। एंड ये ऑडिटर्स को, स्टेक होल्डर्स को भी इम्पैक्ट करती हैं, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो 100 रुपये की, 200 रुपये की चीज़ें हैं, वो इग्नोर हो जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान या टाइम स्पेंड ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक अगेन रिलायंस का एग्जाम्पल देता हूँ। उसका है मार्केट वैल्यूएशन है उसका $10 ट्रिलियन। ठीक है। अब मिस्टर ए है, वो सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी का 5% शेयर्स खरीद लूँ, यानी कि $0.5 ट्रिलियन या $500 बिलियन ये आदमी सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं। तो ये इतना बड़ा अमाउंट जब भी इन्वेस्ट करने जाएगा तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा कि कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, कितने की एसेट्स है कंपनी के पास, क्या लाइबिलिटीज हैं, एंड कैसे ये ऑपरेशंस कर रही है। तो अब जब मिस्टर ए ये वैल्यूएशन या जब ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा है तो उसको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है कि हमने $200 का, फॉर एग्जाम्पल $200 के हमने स्टेशनरी खरीदी है, या हमने कुछ तो पार्टी करी थी उसमें $1,00,000 का हमारा इवेंट हुआ है कुछ। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अलग से इस पे ध्यान दे? नहीं, इसको वो बोलेगा कि ऐसे जो छोटे छोटे खर्चे हैं इसको तुम एक बार में बोल दो ना कि अदर एक्सपेंस है, ये मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम सीधा बोल दो कि ये अदर एक्सपेंसेस है, छोटे मोटे पेटी एक्सपेंसेस हैं। आप ऐसे करके बोल दो और सीधा एक एक बार में खत्म करो। ऐसे मेरे को 400 लाइन आइटम नहीं चाहिए ना कि मैं 400 बार कि ये $1 का ये मैंने आज मैच बॉक्स लिया, या $10 की मैंने कैंडल्स ली है,
ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटे खर्चे हैं, इसको सीधा अदर एक्सपेंसेस या पेटी एक्सपेंसेस में डाल दो। ओवरऑल मुझे बताओ कि कैसा है, कितना धंधा चल रहा है, मेन खर्चा कहाँ जा रहा है, क्या रॉ मटेरियल्स में कितना खर्चा जा रहा है, ये सारी चीज़ें मिस्टर ए ध्यान रखेंगे, ये छोटे मोटे खर्चे पे नहीं जाएंगे। अगला आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी आपको शायद नाम से समझ में आ रहा हो, हालांकि हमें पढ़ाई में भी बहुत कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। एंड ऑब्वियसली यूपीएससी के बच्चे हैं तो काफ़ी सारे लोग बहुत कंसिस्टेंटली बहुत मेहनत करके आप लोग पढ़ते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए, बहुत जल्दी आपकी भी जॉब लग जाए। एनीवेज, कमिंग बैक टू कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी। आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है क्या मतलब है ये इसका, कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहें, लगातार वो काम करें। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने एक बार फॉलो करने स्टार्ट किए, जो भी मेथड आपने स्टार्ट किया वो आप लगातार करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप इस साल आपने कोई वैल्यूएशन मेथड कोई लगाया, अगले साल कोई लगाया, उसके अगले साल फिर दोबारा चेंज कर दिया, एंड वो भी बिना रीजन के। ये नहीं चलेगा। आपको इन जनरल सेंस बिना किसी रीजन के आप कोई भी मॉडल, कोई सा भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल सॉरी कोई सा भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? ये कहता है कि अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। कोई बिना रीजन के या रैंडमली मेरा मन हो रहा है तो आज मैं ये मेथड यूज करूंगा, कल मेरा मन हो रहा है तो मैं तो वो मेथड यूज करूंगा। आज मेरा मन हो रहा है मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूंगा, कल मेरे को सीए करनी है, परसों इंजीनियरिंग, उसके बाद डॉक्टर। कोई मतलब बनेगा इस बात का? बिल्कुल नहीं बनेगा, कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब आप डिफरेंट ईयर्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करो। फॉर एग्जांपल 2023 से 20 में आपने मेथड ए यूज किया अकाउंटिंग के लिए और उसमें आपको 10 लाख का प्रॉफिट आया। अगले साल आपने क्या किया 24-25 में आपने मेथड बी यूज किया और आपको 25 लाख का प्रॉफिट आया। अगले साल फिर उसके बाद 25-26 में फिर दोबारा से दूसरा मेथड आपने यूज किया अकाउंटिंग का एंड उसमें फिर 30 लाख का आपको प्रॉफिट आया। क्या ये 30 लाख, 25 लाख और ये 10 लाख क्या ये कंपेरेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक जो बेस के ऊपर जो आपने प्रिंसिपल्स अज्यूम किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, वही सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एक मिस्टर ए है, उसकी जॉब चल रही है एंड उसका ईयर 1 में उसका जो इवेल्युएशन हुआ जॉब अप्रेजल के लिए, उसमें उसको ये बोला गया कि तुमने कितनी डील्स क्लोज करी हैं, कितना तुम सेल्स करके आए हो ईयर 1 में, उसके हिसाब से उसका इवेल्युएशन निकाला और उसको 2% का हाइक दे दिया कि तू तो नया डील लेके ही नहीं आ रहा। सेकेंड ईयर क्या किया उसने उससे ये बोला कि तू सेकेंड ईयर में तूने प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट लेके नहीं आया। सेकेंड ईयर में हमारा जो इवेल्युएशन का बेस है वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट है। तो कोई प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लेके नहीं आया तो फिर अगेन तेरा बहुत बेकार परफॉर्मेंस था, इसलिए फिर दोबारा से हम 2% ही देंगे या कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे और प्रमोशन तो भूल ही जाओ। तो क्या ये सही है? क्या आप ये कंपैरिजन ठीक कर रहे हो? आप एक बेस के ऊपर चलोगे ना जब भी कंपैरिजन कर रहे हो तो, या अगर मल्टीपल बेस है तो वो सारी साल सेम रहेंगे, अगर कोई आप चेंज कर रहे हो तो वो आप उसे बताओगे। सिमिलरली कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि हमें हर साल अपना अप्रोच सेम रखना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम रखने हैं। अगर आप चेंज करोगे तो वो आप बताओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आप लिखोगे कि हमने ये अप्रोच चेंज किया है। जब भी वो प्रिंसिपल चेंज होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग अप्रोच चेंज होगी, तो आप उसका इम्पैक्ट भी लिखोगे कि इसके चक्कर में हमारे प्रॉफिट्स पे ये इम्पैक्ट आया, या लॉस हमारा इतना बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, या वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इतनी बढ़ गई है, जो भी इम्पैक्ट आ रहा है आपके फाइनेंशियल्स पे वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन बहुत तरीके से लगाए जाते हैं, हमने देखा था पिछली क्लास में। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, सम ऑफ ईयर्स होते हैं, या बेस्ड ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स होता है। 4-5 या उससे भी ज़्यादा तरीके से हम डेप्रीशिएशन यूज करते हैं। मेनली दो होते हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV विच इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब आप क्या करोगे कि एक साल तो आप ये वाला यूज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन वाला, अगले साल आप WDV यूज कर रहे हो। क्या आपकी परफॉर्मेंस, क्या आपके खर्चे जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या आपका जो असेट का वैल्यूएशन है क्या वो कंपेरेबल है? बिल्कुल नहीं। आपने हर साल अपना परफॉर्मेंस चेंज कर दिया है, इवैल्यूएशन का बेस चेंज कर दिया है, तो वो कंपेरेबल नहीं है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट्स की या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, इन सब का मेन लॉजिक, मेन रीजन इंट्रोड्यूस करने का यही है कि सारी चीज़ें कंपेरेबल रहें।
चाहे हम अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स की डिफरेंट ईयर्स में कंपैरिजन कर रहे हो, चाहे अलग अलग कंपनियों के फाइनेंशियल्स की कंपैरिजन कर रहे हो, इट शुड बी सेम। उनका बेस सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल सेम होने चाहिए, और इसीलिए ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। कंसिस्टेंसी हमें क्या बोलता है, हर साल आपको सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है। कुछ भी चेंज करोगे, आप नोट्स अकाउंट्स में लिखो, उसका इम्पैक्ट लिखो कि इतने रुपए का इम्पैक्ट आया है प्रॉफिट या लॉस या सेट ऑफ वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन ऑफ एसेट में। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ऐसा ही होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के भी कई तरीके होते हैं, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी ये ध्यान रखते हैं कि अगर इसका कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कोई अप्रोच जो आप चेंज कर रहे हो, तो वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करोगे। अगला आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो ना, तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है आपको, कंजर्वेटिव्स वाला अप्रोच लेना है। जब हम ये बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, उसका मतलब, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कोई नया बिजनेस खोला और आपको कुछ तो इनिशियल आपने वर्किंग करी, उसके हिसाब से लग रहा है कि जी जो हमारा जो प्रॉफिट होने वाला है वो अगले साल तो 400 बिलियन डॉलर का होने वाला है। तो आपने अपने फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया कि 400 बिलियन डॉलर्स का हमारा प्रॉफिट होने वाला है, हम तो पहले साल में एकदम बम फोड़ देंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज अक्वायर कर लेंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे। ईयर 1 में आप ये बोल रहे हो, तो जब आप ये मेंशन करोगे तो उसका एक साइंटिफिक बेस होना चाहिए। और साइंटिफिक बेस में ये नहीं कि आप बेस्ट केस सिनेरियो ले रहे हो, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियो है उसके साथ जाना होगा। बेस्ट केस सिनेरियो में तो आप किसी भी हालत में नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी इसको और डिटेल में देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है। व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी, जब आपको कुछ सर्टेन नहीं है, 100% नहीं पता है, तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा लग रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि ये खर्चा होगा या नहीं, बट मेजरली लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, 10,000 रुपये का खर्चा होगा, हम वो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे कि हो सकता है कि ऑलमोस्ट इतना रुपए का खर्चा हो जाए। अगर कोई लाइबिलिटीज के लिए है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं वैल्यू नहीं पता है तो कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देंगे। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, असेट्स है, या कोई रेवेन्यू आपको लग रहा है कि इतने का फायदा हो जाएगा, 10,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का, तो ये तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको 100% गारंटी हो। इसका अगर इजी तरीकों में देखते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। असेट्स, लाइबिलिटी। असेट्स के साथ आ जाएगा हमारा रेवेन्यू, लाइबिलिटीज के साथ आ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस तो आपको जल्दी से जल्दी, एक्सपेंस आपको जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करने हैं जैसे ही आपको पता चले कि ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सबसे कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हो। सबसे कंजर्वेटिव में आप क्या बताओगे कि मेरे इतने खर्चे हो सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि मेरा खर्चा हो सकता है, आप बता दोगे कि हाँ मेरा खर्चा होने वाला है। बट एसेट्स या रेवेन्यू के लिए आप क्या बोलोगे? आप पूरा वेट करोगे, जब तक 100% कंफर्म नहीं होगा तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने रेवेन्यू या अपने एसेट्स को। आपको याद होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगता है जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगता है? जब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं तो उस टाइम आपने देखा होगा हम तब बुक करते हैं जब हमें पता है कि पैसे मिल जाएंगे 100%। हमें ये पता रहता है कि हम जो सामान है वो हमने डिलीवर कर दिया है, परफॉर्मेंस हो गया है। हम ये देख लेते हैं कि कितने रुपए का हमारा बुक होना है वो भी फिक्स है, हमने एग्री कर लिया है। एंड कितने खर्चे करने हैं वो भी हमें पता है। जब ये चारों चीजें हो जाती हैं, यानी कि अब कोई चांस नहीं है कि या तो पैसा ना है या तो फिर वो आदमी सामान लेने से मना कर दे, तब जाके हम रेवेन्यू बुक करते हैं, है ना, कंजर्वेटिवली। यानी कि जब सब 100% फिक्स हो गया हो, तो वही हमारा कंजर्वेटिज्म अप्रोच कहता है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। प्रोविजंस हम बनाते हैं कि या तो डाउटफुल या अनकलेक्टेड डेट्स के लिए, यानी कि जब आपने कुछ 1,000 रुपए का सामान बेच दिया, या फॉर एग्जांपल आपने 10 बिलियन का कुछ सेल्स करी है एक साल में, उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। प्रोविजन क्यों बनाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि हो सकता है कि इसमें से 1 लोग, 2 लोग या 5 लोग का कंपनी बंद हो जाए, या वो लोग पैसे देने से मना कर दे। तो आप थोड़ा सा एक्सपेंस या लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड करके चलते हो कि हो सकता है कि 5% लोग पैसा ना दे, मुकर जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। हमने देखा था कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, हाँ,
इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? कॉस्ट या उसकी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू जो मार्केट में हमें बेच के मिलेगी वो वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम हो, जो भी छोटी हो उतने पे। यानी कि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा वाले वैल्यू ना रुके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 रुपए का कोई कोई या 50 रुपए का मैंने एक कॉस्ट इनकर करके एक पेन खरीदा, वो मार्केट में अभी 60 रुपए का बिक जाएगा, तो मैं 60 रुपए पे नहीं बेचूंगा, नहीं रिकॉर्ड करूंगा उसे, मैं 50 पे ही रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अगर उसी की मार्केट में वैल्यू 40 रुपए हो जाए तो मैं 40 रुपए पे रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि कम। जब मैं अपने असेट्स को रिकॉर्ड करूंगा तो कम वैल्यू पे, जब मैं अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा तो थोड़ा कम कंजर्वेटिवली, कि मिनिमम इतना आ जाएगा। बट जब ये बात आती है लाइबिलिटीज पे या एक्सपेंसेस पे, तो हम ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करना है और ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल किसी ने केस कर दिया 10 लाख रुपए का वो मांग रहा है, उसके चांसेस तो है ही नहीं, मेरे को लग रहा है कि 10% है मुश्किल से, वो भी हम आराम से निकल जाएंगे, जीत जाएंगे। तो उसके लिए अब हम उसने 10 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल अगर केस किया, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर दूं क्या? नहीं। यहाँ आती है सीए की प्रोफेशनल जजमेंट, अकाउंटेंट की प्रोफेशनल जजमेंट, कितने चांसेस हैं कि वो एक्चुअल में हमें देना पड़ जाएगा। अगर काफ़ी कम है तो हम नहीं लिखेंगे, बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ 50% या उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा थोड़ी कि किसी कोई चलता फिरता आदमी ने स्विगी पे केस कर दिया कि अब मेरे को तो 50 लाख रुपए चाहिए, और वो लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 50 लाख रुपए लिख के बैठेंगे कि हमें देने हैं। ऐसा नहीं होता। जब उनको लगता है कि हम केस हारने वाले हैं, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं, तो उस केस में वो लोग खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। और वही अगर रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू के केस में ये परसेंटेज 100 होना चाहिए, 90 या 100, 90% से ज़्यादा कम से कम, तभी जाके वो कुछ रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। क्यों ये मैटर करता है? ताकि हम कंजर्वेटिज्म क्यों मैटर करता है? ताकि हम असेट्स को ओवर वैल्यू ना करें, ओवर वैल्यू करके हम अपनी कंपनी का वैल्यू ज़्यादा ना दिखाएं, या लाइबिलिटीज का और इनकम को भी बढ़ा के हम अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साल भर में वो बहुत ज़्यादा ना दिखाएं। सेकंड, ऑडिटर्स और स्टेक होल्डर्स को अपना अपना रिस्क निकालने में, रिस्क असेस करने में हेल्प होता है। फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, उसको हमने जाके अपने इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट लॉस में ये दिखा दिया कि हमारा रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए होने वाला है, बट कोई बेस नहीं है उसका, या बहुत हमने ऑप्टिमिस्टिकली वो अज्यूम कर लिया है, तो जब हम वो दिखाएंगे तो हम टेक्निकली उनको ठग रहे हैं ये बोल के कि हमारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होने वाला है, बट एक्चुअली में ऑन ग्राउंड हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली वो कर रहे हैं, एंड एक्चुअल में बहुत चांसेस हैं कि वो हम उतना रेवेन्यू टारगेट हिट ना कर पाए। ठीक है। अब आते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। ये आई बिलीव आज का लास्ट पॉइंट है। नो, इसके बाद एक है ऑब्जेक्टिविटी। खैर, अभी हम देखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट कैसे होते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहीं पे हमने एक एग्जांपल लिया ही हुआ है। एक हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से। इसके दो कॉन्सेप्ट्स क्या आएंगे? इसके दो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, दो इम्पैक्ट क्या आएंगे? एक, हमारा लोन बढ़ गया, आपने लोन ले लिया 5 लाख रुपए का, आपके पास लोन है, लोन बढ़ गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा? आपका बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, आपके असेट्स भी बढ़ गए। बैंक आपका असेट्स है, लोन आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है। तो यहाँ ये दोनों चीजें, एक ट्रांजैक्शन हुई, आपने सिर्फ एक लोन लिया है, बट उसके दो जगह इंपैक्ट आ रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट आ रहे हैं। यही हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन, एवरी ट्रांजैक्शन टेक्स टू अकाउंट इन अपोजिट वेज। या तो असेट्स बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, या एक असेट बढ़ेगा एक लाइबिलिटी गिर जाएगी, ऐसे करके कुछ होता है। बट दो जगह इंपैक्ट आएगा एक ट्रांजैक्शन का। 5 लाख का लोन लिया तो आपका लोन बढ़ गया, आपका बैंक भी बढ़ गया। कहीं आपने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए, तो आपका कैश कम हो जाएगा क्योंकि आपने वो 2 लाख रुपए कहीं जाके दे दिए, बट आपके पास एक इन्वेस्टमेंट्स आ गई। और अगर एग्जांपल्स देखें तो किसी कोई गया और अपने बैंक अकाउंट में जाके 10 लाख रुपए जमा करवा दिए, क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा। ठीक है। और कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि आपने कहीं एक इन्वेस्टमेंट कर दी। कंपनी ने मशीन परचेज कर ली 2 लाख रुपए की, तो कंपनी का मशीन आ जाएगा, वो एक एसेट हो गई उसकी, एंड कैश कम हो जाएगा। दो इम्पैक्ट आ गए। एक बैंक लोन, अगर आपने कोई बैंक लोन ले लिया, अभी तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, आपके पास एक लोन आ जाएगा। ठीक है। तो इसका इंग्लिश अगर वर्जन हम देख ले, डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव क्या था, आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। नेगेटिव क्या है कि आप पे लोन भी चढ़ गया, अब आपको ये वापस भी देना है। अब देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद आज की क्लास क्लोज करेंगे, काफी लंबी क्लास हो गई है। खैर, ऑब्जेक्टिविटी ये कहता है कि जब आप कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आप जजमेंट लेके आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कर देता हूँ इसको या उसको वैसे कर देता हूँ, नहीं। वो आप वैसे करके या कोई रैंडमली आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इट शुड कम विद साइंटिफिकली प्रूवन बेस। साइंटिफिकली प्रूवन एज इन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या जो बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो ले डाउन किए हुए हैं, उसके हिसाब से सारी अकाउंटिंग होगी। आप अपने मन से आपको लगता है कि ये ऐसे कर देता हूँ एंड ये यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, नहीं चलेगा। अकाउंटिंग डेटा शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाई, हाँ, एंड इट शुड बी ऑन साइंटिफिक अप्रोच इज वेरीफाइबल एविडेंस के बेसिस पे भी होना चाहिए। जैसे वेरीफाइबल एविडेंस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वाउचर्स क्या होते हैं। अगर आपने कुछ सेल करा है तो उस केस में इनवॉइसेस होंगे, पैसे मिले हैं आपको तो रिसीट होगी, कैश रिसीट, या बैंक का आपका चेक का रिसीट होगा, या कोई और डॉक्यूमेंट होना चाहिए हर चीज़ के लिए। नॉट सब्जेक्टिव कि ठीक है ये हो जाएगा, मैं कल तक 10 बिलियन की सेल कर दूंगा तो आज ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नहीं। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा, उसके बाद अकाउंटिंग डेटा होगा, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी, ऐसे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई मशीन खरीदते हैं, हमने बोला कि 10 लाख रुपए की खरीदी, तो सिर्फ बोलने से क्या हम 10 लाख रुपए की रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं। वो 10 लाख रुपए का इनवॉइस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जब आप ट्रांसपोर्टेशन करवा के ला रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन वाले को जो आपने पैसे दिए वो आप उसका इनवॉइस होना चाहिए, या जो भी आपने खर्चे किए उसको लाने के, वो सारी चीज़ों का इनवॉइस होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक कंपनी मैंने कल खड़ी करी एंड मैं अपने हिसाब से कुछ भी रैंडम रेवेन्यू बुक कर दे रहा हूँ, बहुत सारा अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखा रहा हूँ ताकि नए नए इन्वेस्टर्स आए, उसमें पैसा डाले और मैं उनको ठग के निकल सकूँ। ऐसा तो जब मैं किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास रहेगा तो उस केस में मैं ऐसे कोई नकली या फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाऊंगा नॉर्मली। तो जब ऑब्जेक्टिविटी की बात आती है, दो चीज़ें, एक, आपको सारी ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड कर दी हैं इट मस्ट बी बेस्ड ऑन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। सेकंड, सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आज की क्लास हम क्लोज करते हैं एंड इसके साथ आज की क्लास हम क्लोज करते हैं एंड अगली क्लास में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या होते हैं। थैंक्स फॉर योर गुड टाइम। थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड बीइंग सच अ गुड ऑडियंस।